हेलो मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाएं, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्टडी में हमेशा बेस्ट होंगे। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बातचीत के बारे में। इसमें हम आज देखेंगे कि बातचीत जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है, लेखक परिचय के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर के जितना भी आई प्रश्न हैं सभी का आज सॉल्यूशन करेंगे। क्या सभी का सॉल्यूशन करें। और यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा अंक लाना, एक टॉपर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास तो पहला क्या है, पहला है कि बातचीत। क्या बातचीत जो हमारा चैप्टर है उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्या उसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की क्या बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बात आप चलिए इनके बारे में जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ निवास करते थे। तो आगे देखते हैं। तो पहला बात आता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ वो 23 जून 1844 में हुआ। क्या बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई 20 जुलाई 1914 को। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 में। बालकृष्ण भट्ट के जो माता के नाम था वो पार्वती देवी और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। उसके बाद बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के जो निवास स्थान था, क्या बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान जो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की जो शिक्षा हुई, मतलब एजुकेशन हुई, वो कहाँ से पढ़ाई किए। तब बालकृष्ण भट्ट जो थे प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। क्या क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किसका अध्ययन किए। तो बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए या किस स्कूल से दिए। तो दिए 1867 में अब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए। उसके बाद देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। पिता एक व्यापारी थे और माता जो थे एक सुसंस्कृति। क्या पिता व्यापारी थे और माता क्या थी, एक सुसंस्कृति थी। बालकृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी तथा माता सुसंस्कृति थी। हमेशा याद रखना है कि बालकृष्ण के भट्ट के जो पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट, वे एक व्यापारी थे और उनकी माता क्या थी, एक सुसंस्कृति थी। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा के बात करते हैं कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली जो 33 वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक, 33 वर्षों तक चला। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट जो मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप निकाले वो कितने वर्षों तक चला। तो कितने वर्षों तक चला, 33 वर्षों तक चला। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि 1886, क्या 1886 में श्रीनिवास दास ने 1886 में श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना की। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की। तो हो जाएगा श्रीनिवास दास ने। कब की, 1886 में। उसके बाद अगला प्रश्न अगला पॉइंट के बारे में देखते हैं कि उनका जो था रचनाएं, मतलब रचनाएं के बारे में बात करते हैं। मतलब वो कौन सा उपन्यास लिखे, कौन सा उपनिषद लिखे, कौन सा, मतलब जो भी उनकी जो रचना थे उनके बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनका जो उपन्यास था, क्या उनका जो उपन्यास था कि उपन्यास में वो किसका रचना किए। तो उनका उपन्यास में प्रमुख उपन्यास कुछ इस प्रकार है। पहला रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, रसतैल आत्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब जो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि
हमारी घड़ी या सद्भाव का अभाव, मतलब कोई एक उपन्यास देगा और बोलेगा किसकी रचना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको 100% कंप्लीट करना है, इसको 100% ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब अगला आप देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के जो था कि नाटक, वे नाटक के भी रचना किए हुए, तो हम उपन्यास देखें। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के कुछ नाटक था, जिसमें प्रमुख था पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल। क्या रेल का विकट खेल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या VVI, रेल का विकट खेल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके नाटक में, उनके नाटक में कौन था, पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। क्या बाल विवाह। उसके बाद प्रहसन की बात करें कि बालकृष्ण भट्ट के जो प्रहसन थे वो था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना। ये जो तीनों इनका प्रहसन था MVVI, क्या MVVI है, क्योंकि इससे हर एक साल प्रश्न पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के निम्नलिखित में से कौन सा प्रहसन है। तो ऑप्शन में दे देगा जैसा काम वैसा परिणाम, तो जो प्रहसन रहेगा उसमें क्या करना है, टिक करना। उसके बाद आगे बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। कौन थे, भारतेंदु युग के। हमसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। उसके बाद बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी के रूप में रखा। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा जाता था। हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि एडिशन के अनुसार, क्या एडिशन के अनुसार कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऐसा किसने कहा, एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। उसके बाद बेन जॉनसन के अनुसार, मतलब बेन जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं और जो भी 2024 में पूछे जाने की जिसकी संभावना है उसका भी सॉल्यूशन आज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। क्या बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी में है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी में है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। क्या भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट, क्या बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, दूसरा ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट, सी नंबर में टेनी प्रसाद भट्ट
और डी नंबर में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी है क्या, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। क्या दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन है ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मलियज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो चलिए बताइए कि दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। क्या बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है बालकृष्ण भट्ट। क्या, तो बताइए कि बातचीत निबंध जो है उसके निबंधकार कौन है। निबंधकार कहने का मतलब उसका जो राइटर है, लेखक है, कौन है। तो सब आपको बता देना चाहते हैं कि बातचीत निबंध जो है हमारा चैप्टर है उसका जो निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट हैं। क्या, बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। क्या बालकृष्ण भट्ट किस काल, यहाँ कल लिखा गया लेकिन यहाँ क्या होगा, काल होगा, कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो वहाँ पे हो गया था भारतेंदु युग, लेकिन यहाँ काल पूछा तो ऑप्शन ए में है आदिकाल, ऑप्शन बी में है भक्ति काल, ऑप्शन सी में है रीति काल, ऑप्शन डी में है आधुनिक काल। तो बताइए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। क्या, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न के बाद बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत। क्या, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या था। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। क्या, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो एक ललित निबंध है। क्या, एक ललित निबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट लेखक जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताते हैं। क्या, बातचीत की शैली को बताते हैं। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। मतलब अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, उनके बातचीत को क्या कहते हैं। तो उनके जो अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहा जाता है, बतकही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बतकही। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर 1 है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1001, ऑप्शन नंबर सी है 1002 और ऑप्शन नंबर सी है कि 500। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो मोटे तौर पर कुल 1000 निबंध की रचना किए थे। कितना, 1000 निबंध की रचना किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 में है 23 जून 1884, ऑप्शन बी में है यहाँ पे होगा क्या 23 जून होगा। क्या होगा, 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर सी में है 20 जुलाई 1914 और ऑप्शन नंबर डी में है
18 सितंबर 1834। क्या ऑप्शन नंबर सी में है 18 सितंबर 1834। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो हम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कि संवाद में मतलब बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि संवाद में मतलब बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है। क्या सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है, मतलब बाल कृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे। ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन नंबर बी पटना बिहार, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले जानिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो कहाँ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद, क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। क्या कौन सी रचना है निम्नलिखित में जो बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी है कछुआ भरम, ऑप्शन नंबर सी है रेणुका, ऑप्शन नंबर डी है प्राच्य विद्या। तो बाल कृष्ण भट्ट के जो रचना है इसमें ऑप्शन में से वो करेक्ट ऑप्शन है कि रेल का विकट खेल। क्या रेल का विकट खेल है बाल कृष्ण भट्ट की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 14 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। क्या कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था बाल कृष्ण भट्ट ने। तो आपको बता देना चाहते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। क्या हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जो कितना वर्षों तक चला था जो हिंदी प्रदीप मासिक मतलब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे जो 33 वर्षों तक चला था। क्या 33 वर्षों तक चला था। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। क्या बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है आचार विडम्बना, ऑप्शन नंबर बी में है जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन नंबर सी में है नई रोशनी का बीस और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताना है कि कौन सा बाल कृष्ण भट्ट का प्रहसन है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो प्रहसन था क्या था ऑप्शन नंबर डी है। क्या ऑप्शन नंबर डी मतलब कि सीधा सा देखा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट का आचार विडम्बना भी प्रहसन है, जैसा काम वैसा नाम भी प्रहसन है, नई रोशनी का 20 भी प्रहसन है। मतलब फाइनली आंसर के बात करें तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी। मतलब इनमें से तीनों जो है बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन ही है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या मनुष्य के जो बातचीत का जो है उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी है अवाक होकर अपने से बात करना, ऑप्शन नंबर सी है भीड़ से बात करना और ऑप्शन नंबर डी है तर्कपूर्ण बात करना। तो बताइए कि मनुष्य के बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है जो बेस्ट मेथड होता है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है। क्या रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है। ऑप्शन ए में है फ्राइडे के, ऑप्शन बी में है संडे के, ऑप्शन सी में एडिसन के और ऑप्शन
डी जो है स्टील के। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा कि बालकृष्ण भट्ट की जो ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु और रचना नहीं है। क्या परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। क्या संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना। ऑप्शन ए है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर बी है श्याम सुंदर दास की, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल की और ऑप्शन नंबर डी है लाला भगवान दीन के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि संयुक्ता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास के। क्या श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि वाक शक्ति के अभाव में, क्या वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। मतलब वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर ए चल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी खा नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी देख नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी पढ़ नहीं सकता। तो बताइए कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य पढ़ नहीं सकता। क्या मतलब पढ़ने की शक्ति जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर बी है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर सी है दो बच्चों की बातचीत में और ऑप्शन नंबर डी है दो मूर्खों की बातचीत में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का जो समुद्र होता है दो हम सहेलियों की बातचीत में होता है। क्या दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास है कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है। क्या बाल विवाह जो है वह किस लेखक की रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ISC आईकॉम या ISC 2021 में पूछा गया प्रश्न कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में उदय प्रकाश, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी जी कृष्णमूर्ति और ऑप्शन डी क्या है मलयज है। क्या ऑप्शन डी क्या है मलयज। तो बताइए कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारे पास इसका सही आंसर है कि बाल विवाह जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्या बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्या है बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। हमेशा याद रखना है कि बाल विवाह आए क्या है बाल विवाह। तो बाल से शुरू में है बाल, तो हो गया बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। अब जितना भी बातचीत चैप्टर का जितना भी मोस्ट VVI जो अति था, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, उसका हम लोग सोल्यूशन आज कर लिए। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, पसंद आया हुआ, इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।